हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री 12th क्लास की चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। यहाँ से आपको रोज वीडियो अपलोड होंगी जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपका पता चल सके। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। अपना टॉपिक है विलियन। ठीक है, सॉल्यूशन। एक्चुअली में सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है जी, सॉल्यूशन से पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मिश्रण के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो मिश्रण क्या आप सभी जानते हो कि जब दो या दो से अधिक चीजों को जब दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाया जाता है और मिलाने पर जो भी चीज यानी जो भी आपका चीज प्राप्त होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम मिश्रण बोलते हैं। बट ध्यान रखना, मिश्रण में कोई भी एक का आपका फिक्स रेशो नहीं होता है। ठीक है जी, जैसे आपने क्या काम किया, आपने बहुत सारा, जैसे आप क्या काम कर रहे हो, मिश्रण में नींबू पानी बना रहे हो, तो नींबू पानी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, नींबू पानी बनाने के लिए आपको नींबू चाहिए, ठीक है ना, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, ठीक, शुगर और क्या चाहिए, नमक चाहिए। तो इन्हों को आप क्या काम करते हो, अपनी इच्छा के अनुसार इनको क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो बिना नापे। ठीक है, तो वो हो गया आपका मिश्रण। सही है जी, तो मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलाने से जो भी चीज प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, हम मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, जैसे नींबू पानी हो गया। ठीक है, नींबू पानी भी एक मिश्रण है। दूसरा आपका एयर हो गया, एयर भी आपका क्या है, मिश्रण है। ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो मिश्रण है। ठीक है, अब जो मिश्रण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर एक हो गया आपका समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। ठीक है जी, और नंबर टू हो गया आपका विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये दो प्रकार के आपके क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। कौन कौन से, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या कहते हो, किसे कहते हो जी, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होता है जिसमें सपोज कीजिए दो कंपोनेंट आपस में कंप्लीटली क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, वो हो गया आपका समांगी मिश्रण। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, जैसे चीनी और पानी। क्या बोला, चीनी और पानी। जब चीनी को आप क्या काम करते हो, पानी में मिक्स कर देते हो, क्या करते हो, जब चीनी को आप पानी में मिक्स करते हो, सपोज कर दिए ये क्या है, वाटर है। जब आप इसमें क्या काम करते हो, शुगर ऐड करते हो यानी चीनी ऐड करते हो, तो चीनी ऐड करने के बाद में चीनी कंप्लीटली क्या हो जाती है, इसमें डिजोल्व हो जाती है, किसमें, पानी में। सही है जी, तो ये हो गया आपका समांगी मिश्रण, यानी जिसमें दो कंपोनेंट आपस में क्या हो जाए, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाए और उनको किसी भी भौतिक विधि द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सके, उसको बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, सही है जी, नमक और पानी का मिश्रण, ठीक है, ग्लूकोज और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण, ये सभी क्या है, समांगी मिश्रण है, जो कंप्लीटली आपस में मिक्स हो जाते हैं और उसको भौतिक विधि द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है जी, अब यहाँ पर दूसरा आ जाता है आपका विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण आपको पता है क्या, कि जिसमें क्या होते हैं, दो कंपोनेंट आपस में मिक्स ना हो। ठीक है जी, क्या बोला, जिसमें दो कंपोनेंट आपस में मिक्स ना हो वो होगा आपका विषमांगी मिश्रण। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बोला आपका पानी प्लस रेत का मिश्रण। पानी और रेत को जब आपस में क्या काम करते हो आप, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वाटर हो गया H2O, और आप इसमें क्या काम करते हो, जैसे ही रेत डालते हो तो रेत वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, उसको कितना भी चला लीजिए, चलाने के बाद में क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, जो आपका रेत है वो नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, भौतिक विधि द्वारा भी सेपरेट कर सकते हैं। तो दो कंपोनेंट जब आपस में क्या होते हैं, दो अपघटन जब क्या होते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते। सही है जी, जो क्या होते हैं, दो घटक आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं हम विषमांगी मिश्रण। जैसे पानी और रेत का मिश्रण, ठीक है ना, तेल और पानी का मिश्रण, तेल और पानी को कितना भी मिक्स कर लीजिए वो मिक्स नहीं होने वाला है। ठीक है ना, दूसरा आपका बताया पानी और पत्थर का मिश्रण, ये सारे के सारे क्या हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। सही है जी, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मिश्रण किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। अब हमें मिश्रण पढ़ रहे हैं हम विलयन, हमें मिश्रण क्यों पढ़ाया जा रहा है, फिर यहाँ पर आओ पता चलता है कि एक्चुअली में मैंने मिश्रण आपको क्यों पढ़ाया, क्यों, रीजन क्या उस चीज का, रीजन है भैया, क्योंकि आपका जो विलयन भी होता वो एक समांगी मिश्रण ही होता है। क्या बोला मैंने, जो आपका विलयन होता है वो भी आपका क्या होता है, समांगी मिश्रण ही होता है।
ठीक है, कैसे हम इसकी डेफिनेशन कैसे लग सकते हैं? विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? हम विलयन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? क्या बोला? विलयन क्या है? विलयन भी एक आपका समांगी मिश्रण है, यानी एक ये जो विलयन है ये भी एक मिश्रण का प्रकार है। कौन से मिश्रण का प्रकार है? समांगी मिश्रण के। ठीक है जी, तो क्या बोला विलयन का क्या डेफिनेशन? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या बोलेंगे? हम विलयन कहते हैं। सिंपल सी बात है यार। ठीक है जी, तो आई होप विलयन आपको समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। तो मिश्रण क्या है? सॉरी, विलयन क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण ही होता है। सही है, जिसमें दो आपके क्या होते हैं? अपघटन। यानी यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो? द्विअंगी विलयन पढ़ रहे हो। सिर्फ 12th क्लास है, आप 12th क्लास में क्या पढ़ोगे? द्विअंगी विलयन। सही है जी, क्या पढ़ोगे? यानी बाइनरी द्विअंगी विलयन पढ़ोगे आप। द्विअंगी मतलब जिसमें सिर्फ दो अपघटन हो, सिर्फ और सिर्फ कितने अपघटन? दो अपघटन हो, उसी को आप उस सॉल्यूशन को पढ़ोगे। वैसे तो समांगी मिश्रण तो आप क्या काम कर सकते हो? देखो, जैसे आप नींबू पानी बना रहे हो, तो नींबू पानी भी क्या है? एक आपका समांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि नींबू को भी आप उसमें मिक्स कर देते हो, पानी को भी आप उसमें मिक्स कर देते हो, चीनी को भी आप उसमें मिक्स कर देते हो, नमक को भी आप मिक्स कर देते हो। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है? वाटर में डिजोल्व हो जाती है। सही है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें हमने एक से यानी दो से ज्यादा चीजें डाल दी नींबू पानी में, तो वो आपका द्विअंगी विलयन नहीं है। द्विअंगी विलयन यही है, ये वाला, जिसमें आपने सिर्फ दो चीज डाली। कौन कौन सी चीजें? एक चीनी हो गया और एक वाटर हो गया, तो ये हो गया आपके द्विअंगी विलयन। ठीक है जी, क्या हो गया आपका? द्विअंगी विलयन। सही है, उसी वाले रूम में बैठ जाओ। ठीक, तो जिसमें सिर्फ क्या होते हैं? दो अपघटन होते हैं, वो होता है आपका द्विअंगी विलयन। तो हमें क्या पढ़ना है? आपका जो 12th क्लास है, 12th क्लास में सिर्फ आपको पढ़ना है द्विअंगी विलयन। सही है जी, तो द्विअंगी में आप जरा यहाँ पर समझो, मैंने आपको क्या बताया? विलयन में द्विअंगी विलयन किसे कहेंगे? जिसमें दो अपघटन हो। ठीक है ना, अब वो दो अपघटन कौन कौन से होंगे जी? वो दो अपघटन होंगे आपके, ठीक है जी, कौन कौन सा? एक तो विलय होगा, ठीक है, और दूसरा होगा आपका विलायक। सही है जी, क्या होगा? द्विअंगी विलयन जो होगा वो क्या होगा? उसमें दो ही चीज होंगी। कौन कौन सी? एक तो विलय होगा और दूसरा आपका क्या होगा? विलायक। ठीक है, इतनी आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि एक्चुअली में विलयन क्या होता है। ये देखो, डेली लाइफ में आप बहुत सारे विलयनों का यूज करते हो। कुछ समांगी विलयन होंगे तुम, ठीक है ना, तो इसमें से आपके क्या होंगे? देखो, बहुत सारे मिश्रण का यूज करोगे, उसमें कुछ समांगी मिश्रण होंगे, कुछ विषमांगी मिश्रण होंगे। जो समांगी मिश्रण होते हैं उसी को आप विलयन भी बोलते हो। ठीक है जी, लेकिन चैप्टर में आपका जो 12th क्लास है उसमें सिर्फ आपको द्विअंगी विलयन पढ़ना है हमें। ठीक है ना, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। द्विअंगी विलयन किसे कहेंगे? जिसमें दो अपघटन हो, यानी दो अपघट्य हो। कौन कौन से? विलय और विलायक। ठीक है जी, क्या होते हैं? जिसमें द्विअंगी मतलब जिसमें दो अपघटन होते हैं उनको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। जैसे कौन कौन से? विलय और विलायक। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो आगे हमने क्या बताया जी? विलयन है द्विअंगी, तो विलयन किसे कहेंगे जी? विलयन जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं? समान रूप से मिलाए जाते हैं, उसको विलयन कहेंगे। अभी हम यहाँ पे द्विअंगी, तो द्विअंगी में क्या क्या बोला था हमने? एक ले लिया विलय और दूसरा ले लिया हमने विलायक। ठीक है जी, विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, ये चीज देख लेते हैं। अभी सपोज करो, जैसे मैंने अभी आपको बोला, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। जैसे आपके पास में एक बीकर है, आपने बीकर में क्या काम कर लिया है? बीकर में आपने वाटर यानी H2O फिल कर लिया। ठीक है जी, और H2O में आपने क्या काम कर दिया? पानी में आपने डाल दिया चीनी। क्या डाल दी? पानी में आपने डाल दी चीनी। ठीक है, तो देखो अब इसमें से विलय कौन सा होगा और विलायक कौन सा होगा? जो चीज जिसमें डिजोल्व हो जाती है। सही है जी, क्या बोला? जो चीज जिसमें डिजोल्व हो जाती है वो होती है विलय, और जिसमें डिजोल्व होती है वो होती है विलायक। जैसे चीनी क्या होगी? चीनी पानी में डिजोल्व होगी, तो इसलिए चीनी क्या होगी? चीनी होगी आपकी विलय। ठीक है, किसमें डिजोल्व हुई जी? पानी में डिजोल्व हुई, तो पानी क्या हो गया आपका? विलायक। समझ में आ गई बात? यानी क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? विलय और विलायक समझाना चाह रहा हूं। क्या होते हैं विलय? जिसमें यानी जो चीज जिसमें डिजोल्व हो जाती है वो होती है आपकी विलय। ठीक है, जिसमें डिजोल्व होती है वो होता है आपका विलायक। जैसे अभी सपोज करो, जैसे मैंने लिया पानी और नमक। ठीक है जी, नमक किसमें डिजोल्व हो जाएगा? पानी में, तो नमक क्या हुआ? नमक हो गया आपका विलय। किसमें डिजोल्व हुआ? पानी में, तो पानी क्या हो गया आपका? विलायक। सही है जी, विलय जो होता है आपका वो क्या होता है? हमेशा कम क्वांटिटी में रहेगा, और जो विलायक होगा वो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। ठीक है,
अरे सही है, समझ में आई। तो हम बोल सकते हैं जो विलयन है, क्या है, जो विलयन है, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं विलय और विलायक को मिलाकर बनाया जाता है। सही है जी। तो विलयन क्या हो गया, आप बोल सकते हो विलय और विलायक को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, विलयन। ये भी आप डेफिनेशन याद कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ आप दो अपघट्य पढ़ेंगे, दो अपघटन, ठीक है ना, किस किया, विलय और विलायक के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको विलयन समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम विलयन के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं, विलयन के प्रकार, ठीक है जी। विलयन के प्रकार, देखो इनको दो प्रकार से हमने क्या काम किया है, बांट दिया है। जो विलयन है, विलयन को दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। किस किस के अकॉर्डिंग बांटा है, नंबर एक, विलय, विलय और विलायक, क्या बोला, विलय और विलायक की भौतिक, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, ठीक है ना। पहला क्या हो गया, पहले हमने इसको बांटा है विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और सेकंड हमने क्या बांटा, सेकंड बांटा है आपके विलय पदार्थ की, विलय पदार्थ की सांद्रता के आधार पर, ठीक है जी। तो हमने क्या काम किया है, जो विलयन है, विलयन को दो प्रकार से बांटा है, किस किस में, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, नंबर एक, और दूसरा होता है आपका विलय पदार्थ की सांद्रता के आधार पर। तो अभी हम बात जो करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, जरा देखो, मैंने आपको बताया था भौतिक जो अवस्थाएं होती हैं, क्या, भौतिक जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं जी, आप सभी को पता, भौतिक अवस्था तीन होती हैं। कौन कौन सी, एक होता है ठोस, ठीक है, दूसरा होता है आपका द्रव, और तीसरा होती है आपकी गैस। सही है, यही तो होती हैं भौतिक अवस्थाएं। तीन आपकी भौतिक अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। तो इन्हीं के आधार पर, ठीक है ना, किस किस की, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ही हमने जो क्या काम किया है, विलयन को बांट दिया है। अब ये भौतिक अवस्थाओं पे कितने प्रकार के होते हैं, देखो, सपोज कीजिए भौतिक अवस्था में जो आपका क्या है, जो आपका विलायक है, विलायक ठोस है, और जो विलय है, क्या है, जो विलय है आपका, वो क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, ठीक है ना, गैस भी हो सकता है, सॉरी, ठोस, द्रव हो सकता है, और तीसरा गैस हो सकता है। समझ में ही बात ये नहीं है। तो विलय क्या है, विलय आपका ठोस है, और विलायक आपका क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है जी। तीसरा आपका क्या है, तीसरी है आपकी द्रव। द्रव में भी हम देख लेंगे, देखो मान के चलो आपका द्रव है, ठीक है ना। अब मानिए जो विलायक है आपका, क्या है, विलायक जो है आपका द्रव है, और जो विलय है, क्या, जो विलय है वो ठोस हो सकता है, ठीक है ना, द्रव हो सकता है, और तीसरा आपका गैस हो सकता है। इसी प्रकार को गैस को लीजिए, गैस में आपका क्या हो सकता है, जो विलायक है, विलायक आपका क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, जबकि जो विलय है आपका क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, और आपका गैस हो सकता है। तो इन्हीं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हमने क्या काम किया है, विलयनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो टोटल कितने हुए भाई, टोटल तीन तो यहां से हो गए, तीन प्रकार, ठीक है ना, और तीन ही प्रकार आपके कहां से हो गए, यहां से हो गए, ठीक है ना, और तीन ही प्रकार आपके यहां से हो गए। तो टोटल अगर देखा जाए विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का होता है। सही है, कैसे, ठोस से ठोस, ठोस से द्रव, ठोस से गैस, तीसरा द्रव से ठोस, द्रव से द्रव, और द्रव से गैस, गैस से ठोस, गैस से द्रव, गैस से गैस। अब ये तुम कहोगे कि एक्चुअली में ऐसे कैसे डिवाइड कर दिया हमने, हमने डिवाइड कर दिया, सपोज कीजिए विलय भी आपका ठोस है, पहला अगर मैं कंडीशन समझाऊं, ठोस से ठोस में विलय भी आपका ठोस है और विलायक भी आपका ठोस है। जब दो चीज आपकी ठोस ठोस है उसको हम मिक्स करेंगे आपस में, और मिक्स करने के बाद में जो आपका विलयन प्राप्त होगा उसी को बोलेंगे ठोस ठोस विलयन। अरे ठीक है, अब तुम कहोगे कि सर हमने क्या काम किया है, ठोस ठोसों को आपस में मिला दिया है। तो आपने ठोस ठोस आपस में कैसे मिल जाएंगे, आपस में है या नहीं, यही तो सोच रहे हो भाई। विलयन तो जब ही मिलेगा, और वो भी क्या होता है, ये मैंने आपको बोला था, विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। भाई ये दो मान के चलो, ये दो मार्कर हैं, ये इनको मैं आपस में मिला रहा हूं, क्या विलयन बन जाएगा,
विलयन तभी बनेगा जब ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो आप तो बोल रहे हो ठोस और ठोसों को आपस में क्या कर रहे हो, आप मिला रहे हो, और मिलाने के बाद में वो विलयन मिलना है। तो ये क्या ठोस ठोस आपस में तो मिल ही नहीं रहे, तो विलयन कहां से बन जाएगा, आप यही तो सोच रहे होगे। क्यों नहीं हो सकता है, जब हम क्या काम करेंगे, ठोस ठोस दो चीजों को, इनको आपस में मिलाएंगे। अब तुम कहोगे कैसे मिलाएंगे, तो भैया इनको हीट दीजिए। क्या कीजिए, मान के चलो ये दो चीज है, एक विलय है और दूसरा आपका विलायक है। अभी सॉलिड कंडीशन में अभी क्या नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं इनको हीट दूंगा, किस किस को, विलय को और विलायक को, तो हीट देने के बाद में मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होने के बाद में क्या काम करूंगा, मैं इनको आपस में क्या कर दूंगा, मिक्स हो कर दूंगा, और मिक्स करने पर ये क्या हो जाएगा, एक समांगी मिश्रण बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मारकर आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात है। तो वो हो गया आपका ठोस ठोस विलयन, जिसमें विलय और विलायक दोनों क्या हैं, ठोस ठोस हैं। क्या बोला, विलय और विलायक क्या हैं, ठोस ठोस हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, विलयन तैयार हो सकता है। कब, उनको मेल्ट करके। जैसे आपने आपके घरों में देखा होगा, स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, तो वो जो बर्तन होते हैं वो भी किससे मिलाए होते हैं, वो भी एक प्रकार का विलयन ही होता है। सही है जी, मतलब वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। और मिश्रण क्या है, एक जो आपका मिश्रण भी क्या होता है, मतलब कि जो विलयन है आपको, वो भी एक मिश्रण का ही तो प्रकार है। जैसे स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन बनाए जाते हैं, उसमें बहुत सारी धातुओं को क्या किया जाता है, आपस में मेल्ट करके क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, एक समांगी रेशो में मिलाया जाता है। उसका एक फिक्स्ड रेशो करने के बाद में, ठीक है, तब जाके मिलाया जाता है, और तब जाके आपके स्टेनलेस स्टील प्राप्त होते हैं। वरना तो स्टेनलेस स्टील कोई मेटल नहीं है। कभी आप समझ रहे हो कि अर्थ से उसको गैट कर लिया जाता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। स्टेनलेस जो स्टील होती है, उसको क्या काम किया जाता है, वो एक अलॉय होता है। समझ में बात है, एक समांगी मिश्रण ही होता है। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपके क्या होते हैं, विलयन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, बोलो, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है ना। सपोज कीजिए जो विलायक है आपका, वो क्या है, विलायक इधर ठोस 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 है ना, और फिर क्या है, द्रव द्रव द्रव, और फिर क्या है, गैस गैस गैस। ठीक है, और विलय क्या है आपका, ठोस द्रव गैस हो सकती है, ठोस द्रव गैस या ठोस द्रव गैस। सपोज करो सबसे पहले हमें विलयन बनाना है किसका, यानी विलायक भी आपका क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, और विलय भी आपका ठोस होना चाहिए। अगर दोनों चीज यानी विलय और विलायक दोनों चीज क्या है आपकी, ठोस है, तब भी आप क्या बना सकते हो, विलयन बना सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, मान के चलिए जैसे आपके पास में दो चीज है, इनको आपस में, ये सॉलिड है, इन दोनों को आपस में क्या नहीं कर सकते, आप मिक्स नहीं कर सकते। मिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको मेल्ट करो, और मेल्ट करने के बाद में दोनों को आपस में मिक्स कर दो, और जो अब जो बनेगा वो क्या होगा, इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मान के चलिए आपका जो विलायक है वो भी ठोस है, और विलय है वो भी आपका क्या है, ठोस है, तब भी आप विलयन बना सकते हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है पीतल, किसका एग्जाम्पल है, पीतल का। पीतल कैसे बनाया जाता, पीतल एक मिश्र धातु होती है, यानी एक प्रकार का ये भी विलयन ही है। पीतल जो बनाई जाती है वो नेचर में फ्रीली नहीं मिलती है, कभी आप समझो कि नेचर में मिलती है, ये हम क्या काम करते हैं, इसको बनाते हैं, ये एक अलॉय है। ठीक है ना। पीतल कैसे बनाया जाता है, जब कॉपर और जिंक को क्या किया जाता है, कॉपर और जिंक को आपस में मिक्स किया जाता है, जब जाके पीतल बनता है। अब यहाँ पर देखो जो कॉपर है वो भी क्या है, वो आपका क्या है, वो भी ठोस है। क्या है, कॉपर है वो भी ठोस है, और जिंक है ये भी क्या है, ये भी ठोस है। दोनों चीज ठोस है, यानी विलय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है। लेकिन फिर भी इन दोनों को आपस में मेल्ट करो, और मेल्ट करने के बाद में आपस में एक रेशो के अकॉर्डिंग इसको मिक्स करते हैं, तब जाके आपका क्या मिलता है यार, पीतल मिलता है। तो दो चीज हमने ठोस ठोस मिलाई, और मिलाने के बाद में एक नई चीज बन गई पीतल। और ये पीतल किसका एग्जांपल है, ये भी आपका विलयन का एग्जांपल है। तो आप दो चीज यानी विलय और विलायक, अगर दोनों चीज ठोस है, तब भी आप क्या बना सकते हो, विलयन बना सकते हो। समझ में आई बात यानी। दूसरा है आपका, सपोज कीजिए जो विलायक है वो भी ठोस है, और जो विलय है वो क्या है आपका, द्रव है। क्या बोला, विलायक जो है वो ठोस है, और जो विलय है वो क्या है आपका, द्रव है। तो एक चीज ठोस है और एक चीज क्या है आपका, द्रव है। तो एक चीज ठोस और एक चीज द्रव होने के बाद भी हम क्या बना सकते हैं, विलयन बना सकते हैं। जैसे आपका जिंक अमलगम, किसका एग्जाम्पल है, जिंक अमलगम इसका एग्जाम्पल है। अब तुम कहोगे जिंक अमलगम कैसे, देखो जो आपका क्या होती है, जिंक जो होती है, क्या होती है, जिंक होती है, ये क्या है आपका, ठोस है। क्या है, जिंक जो है ये आपका ठोस है। और अमलगम, जिंक अमलगम कब बनेगा मालूम है, जब आप क्या काम करोगे, जब आप जिंक को किसमें, मरकरी में ऐड करोगे। जिंक अमलगम कब बनेगा, जिंक और प्लस मरकरी, Hg। आप सभी पता है जो मरकरी होती है वो कैसा है, द्रव है। मरकरी कैसी होती है, द्रव। रूम टेम्परेचर पर जो मरकरी होती है वो कैसी होती है,
ठोस होती है, और जो जिंक होती है वो क्या है आपको पता ही है, ये क्या है आपका ठोस है। रूम टेम्परेचर पर मरकरी क्या है द्रव है, और जो जिंक है आपकी ठोस है। जब इन दोनों को जो आपस में ठोस और द्रव को आपस में मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा जिंक अमलगम। क्या मिलेगा? जिंक अमलगम। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर विलायक ठोस है और विलय क्या है आपका द्रव है, तब भी हम क्या बना सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा जिंक अमलगम का। जिंक क्या है ठोस है, और मरकरी आपका क्या है, जब जिंक को आपस में मिक्स करते हो दोनों आपस में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और बनाता आपका एक सॉल्यूशन जिसका नाम है जिंक अमलगम। इसके बाद में सपोज कीजिए विलायक आपका क्या है ठोस ही है, और विलय आपका क्या है गैस है। ठोस और गैस को आपस में मिला सकते हो आप? बिल्कुल मिला सकते हैं। ठोस और गैस को आपस में मिक्स करने के बाद में क्या भी बनाया जा सकता है आपका, विलयन बनाया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन को प्लेडियम धातु पर क्या किया जाता है, डाला जाता है, दोनों आपस में मिक्स होते हैं, और मिक्स करने के बाद में क्या बन जाता है आपका, बोलो, सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अगला एग्जांपल है, सपोज कीजिए विलायक आपका क्या है द्रव है। अब क्या है, विलायक द्रव है, और विलय आपका क्या है, वो ठोस है। ठीक है, विलायक आपका द्रव है और जो विलय है वो क्या है आपका ठोस है। तो क्या ये भी आपका विलयन बन सकता है? बोलो, ये भी आपका विलयन बन सकता है। जैसे एग्जांपल है आपका चीनी और पानी। सपोज कीजिए चीनी क्या है आपकी ठोस है, तो ठोस है तो इसका मतलब क्या है, विलय क्या है आपका चीनी है, और विलायक क्या है आपका पानी है। दोनों को आपस में मिक्स करोगे तब भी आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? तो चीनी क्या है यहाँ पर ठोस है, तो ठोस है तो इसका मतलब चीनी क्या है विलय, और पानी क्या है यहाँ पर विलायक, यानी वो क्या है द्रव है। तो इन दोनों को मिक्स करके आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे सॉल्यूशन बना सकते हैं। जरूर ना चीनी पानी हो, नमक और पानी भी हो सकता है। नमक और पानी को आपस में मिक्स करते हो, नमक क्या हो गया आपका विलय हो गया ठोस है, और पानी क्या हो गया आपका विलायक हो गया द्रव है। तो इनको आपस में मिक्स करने के बाद भी आप क्या बना सकते हो, सॉल्यूशन बना सकते हो। ठीक है ना, सही जी। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है अगला है, अगर विलायक द्रव है और विलय भी आपका द्रव है, दो चीज द्रव द्रव है, उनको भी द्रव और द्रव को तो आपस में क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। मिक्स करने के बाद में क्या बना सकते हो, सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल एल्कोहल को और किसको, पानी को। एल्कोहल पानी को क्या करते हो आप, मिक्स कर देते हो, तो मिक्स होने के बाद में विलयन बनता है ना। तुमने देखा होगा जैसे कि पैक जो मारते हैं, है ना, देखा है नहीं देखा, जो पैक मारते हैं, पैक मारने के लिए क्या करते हैं, वो एल्कोहल ही तो लेते हैं, और एल्कोहल को क्या करते हैं, पानी में मिक्स कर देते हैं। जरूरी थोड़ी नहीं है पानी में मिक्स करो, कोल्ड ड्रिंक में भी मिक्स कर देते हैं, सोडा में भी मिक्स कर देते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक सोडा क्या है, दोनों बोलो, विलय ही तो है, विलायक ही तो है, मीन्स द्रव ही तो है, और एल्कोहल क्या है, वो भी आपका द्रव है। दोनों को मिक्स करते हैं, पैक बनाते हैं और गड़क जाते हैं, है ना। तो वो भी आपका क्या है, एग्जाम्पल है किसका, सॉल्यूशन का। तो ये सब एग्जांपल है। तो दोनों चीज द्रव द्रव हैं, तो आप क्या कर सकते हो, तब भी आप क्या बना सकते हो, सॉल्यूशन बना सकते हो। ठीक है, हाँ बताओ क्या दिक्कत हुई है? पैक मारना है क्या, पैक मारना है, नहीं है तो फिर आगे चलो। ठीक है, अगला टॉपिक अगला है फिर आपका विलायक। अगर सपोज कीजिए द्रव है और विलय आपका गैस है, द्रव और गैस को आपस में मिक्स कर सकते हो, बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, क्या पीते हो, कोल्ड ड्रिंक को। कोल्ड ड्रिंक को क्या क्या नॉर्मली देखो, जब आप क्या काम करते हो, पानी रहता है नॉर्मली, उसको पानी को मतलब कि उसमें क्या मिक्स किया जाता है, गैस। समझ में बात ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक तभी बनती है जब पानी में आप क्या काम करते हो, गैस को मिक्स करते हो। लाइक दैट, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिक्स करने के लिए उसका टेम्परेचर कम किया जाता है और प्रेशर क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इसी वजह से क्या होती है, जो आपकी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो द्रव बोले तो पानी में मिक्स हो जाती है। समझ में बात नहीं, और आपकी कोल्ड ड्रिंक तैयार। सही है। और एग्जाम्पल यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है दूसरा, NH3 और H2O। देखो NH3 एक ऐसी गैस होती है जो नॉर्मली क्या हो जाती है, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, सिर्फ NH3 ही है। कार्बन डाइऑक्साइड होगी, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, ये सारी की सारी गैस कभी भी किसमें, द्रव में यानी पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। इनको डिसॉल्व करने के लिए हेनरी ने एक लॉ दिया था कि अगर हम क्या काम करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी गैस को लिक्विड में यानी पानी में डिसॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ नॉर्मली बात कर रहे हैं। NH3 अमोनिया एक ऐसी गैस है कि नॉर्मली क्या होती है, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो अमोनिया और वाटर का क्या मिश्रण, ये भी आपका क्या है, सॉल्यूशन है किसका, द्रव और गैस का। और ये इसका एग्जांपल में यूरिन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकता हूं, यूरिन। यूरिन क्या है, टॉयलेट है ना, अरे यूरिन ही तो है।
मतलब तुमने देखा होगा पब्लिक टॉयलेट यूज किया है, तो पब्लिक टॉयलेट यूज करने में उसमें क्या आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है अगर उसको साफ नहीं किया जाए। अब ऐसा क्यों होता है, वो अमोनिया गैस की वजह से होता है। किसकी वजह से, अमोनिया गैस। वाटर तो होता ही है या नहीं, और उसके साथ में क्या भी होती है, अमोनिया गैस भी होती है। तो यूरिन एक एग्जाम्पल है किसका, बोलो, द्रव और गैस के सॉल्यूशन का, विलयन का। समझ में आ गई बात या नहीं है। तो हम एक चीज द्रव है और एक चीज गैस है, इन दोनों को आपस में मिक्स करके भी क्या बना सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं। सही है, समझ गए। चलो नेक्स्ट, सपोज कीजिए विलायक आपका गैस है और विलय आपका क्या है, ठोस है। तो गैस और ठोस को आपस में मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल मिक्स करते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे वायु में आप कपूर को जलाते हो, क्या करते हो, या नॉर्मली सपोज करो कपूर को आप ऐसे ही क्या कर दोगे, एटमोस्फेयर में रख दोगे ना, तो कपूर धीरे 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 क्या हो जाता है, बोलो, गायब हो जाती है। अब गायब होने का मतलब क्या है, कि वो क्या होती है, एयर में मिक्स हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है उसका, है। हाँ, फिनाइल की गोली भी ऐसी, फिनाइल की गोली भी ऐसी होती है, उसको नॉर्मली ऐसी रख दो तो वो भी क्या हो जाती है, बोलो, इवेपोरेट हो जाती है। तो इसी का एग्जाम्पल है गैस और ठोस। इन्वायरमेंट में क्या है, गैस है, और आपने कपूर को क्या रख दिया, नॉर्मली ठोस होता है कपूर, तो उसको क्या कर दिया आपने, एटमोस्फेयर में रख दिया। तो दोनों आपस में, गैस के साथ और ठोस आपस में मिक्स होकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन ही तो बनाते हैं। अरे समझ में बात नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो गैस और ठोस को आपस में मिलकर भी आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। आपने भी एग्जाम्पल बता दिया, मैंने भी यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। विलायक आपका गैस है और विलयन आपका, विलय आपका क्या है, द्रव है, तब भी आप क्या बना सकते हो, सॉल्यूशन। जैसे वायु में आर्द्रता, बोले तो नमी, वायु में नमी। तुमने देखा होगा जाड़ों के टाइम में सर्दी क्यों लगती है, क्योंकि वायु के साथ में क्या भी आती है, बोलो, मॉइस्चर भी आती है। बोले तो वायु में उसमें वाटर होता है, मींस कहने का मतलब है वायु के साथ में पानी मिक्स होता है। तो वायु क्या हुई, गैस, और पानी उसमें मिला हुआ है तो क्या हुआ, द्रव। तभी तो हमें क्या लगती है, ठंडी लगती है। बारिश हुई, बारिश में क्यों ठंड लगेगी आपको, बोलो, वायु में क्या मिक्स हो जाएगा, वाटर मिक्स हो जाएगा, तभी तो ठंडी ठंडी आपको हवा लगती है। अगर मान के चलो वायु में पानी नहीं होगा तो क्या आएंगे, थपाक जैसे आपके क्या लगते हैं, जो हवा चलती है क्या लगती है, एकदम से थप्पड़ से लगते हैं आपको, जिसको लू बोलते हो। क्यों, क्योंकि उस हवा में क्या नहीं है, नमी नहीं है। समझ में आई बात है नहीं। तो मैंने आपको बताया गैस और द्रव आपस में मिक्स करके भी विलयन बनाते हैं। जैसे वायु में आर्द्रता, बोले तो वायु में नमी, सही है, यानी गैस के साथ में उसमें क्या मिला होता है, पानी मिला होता है, तभी हवा क्या लगती है, ठंडी। कूलर की हवा क्यों ठंडी लगती है, इसीलिए तो वायु के साथ में पानी मिक्स होकर आता है, तभी तो क्या लगती है, ठंडी हवा लगती है। नॉर्मल पंखे की हवा तो ठंडी नहीं लगेगी, है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। जैसे सपोज कीजिए विलायक आपका गैस है और विलय आपका क्या है, वो भी गैस है। दो चीज गैसों को आपस में मिक्स करते हैं, बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे वायु, एयर में बहुत सारा गैसों का मिश्रण ही तो है। वायु में क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन भी मिलेगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी मिलेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, कितनी सारी गैस है, और इन सभी गैसों का आपस में मिश्रण होता है, मिली हुई होती है। तो वायु क्या है आपका, बोलो, एग्जाम्पल है किसका, गैस और गैस। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, कि कैसे आपके क्या बनते हैं, 9 टाइप के आपके सॉल्यूशन बनते हैं। तो इसका मतलब है विलयन का कितना इंपॉर्टेंस है आपकी डेली लाइफ में। आप चारों तरफ जितनी मोस्ट ऑफ चीजें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, विलयन ही होती हैं, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है, पहला हमने किसके आधार पर पढ़ा था, विलय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इसका क्या किया था, वर्गीकरण किया था, किसका, विलयन का। अब हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं किसके आधार पर, विलय पदार्थ की सांद्रता के आधार पर। किसके, विलय पदार्थ की सांद्रता के आधार पर, सही है जी। यानी कंसंट्रेटेड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कि जो आपका सोल्यूट है, ठीक है ना, सोल्यूट की कंसंट्रेट यानी उसकी जो सांद्रता, उसके आधार पर हमें क्या काम करना है, इनका वर्गीकरण करना है। तो ये हमारे वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हमें यहाँ पर क्या करना है, आपका इंटर क्लास है, इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, 3 प्रकार के पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन सा, सबसे पहले आपका तनु विलयन, जिसको आप क्या बोलते हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा होता है आपका सांद्र विलयन, बोले तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा होता है आपका संतृप्त विलयन, बोले तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सही है जी। हमें सिर्फ सांद्रता देखनी है किसकी, विलय पदार्थ की, जो विलय है उसकी कंसंट्रेशन देखनी है, बस उसके अकॉर्डिंग हमने तनु विलयन बताना है, कि तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, और संतृप्त विलयन क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लें तनु विलयन की, किसकी, तनु विलयन की। तनु विलयन किसे कहते हैं, तनु मतलब क्या होता है, पतला, क्या होता है, पतला होता है तनु मीन्स, समझ गए, क्या होता है, तनु मीन्स पतला। तो इसका मतलब है, तनु का मतलब है, तनु सॉल्यूशन उसको बोलेंगे, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको बोलेंगे, जिसमें क्या होता है, जो विलय की जो मात्रा होती है, क्या होती है,
विलय की जो मात्रा होती है, यानी जो आपका सॉल्यूट है, सॉलिड की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। और जो विलायक होता है, क्या होता है, विलायक होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। किससे, विलय पदार्थ से। समझ में आई बात। तो उसको क्या बोलेंगे हम, तनु विलयन। वो पतला ही तो होगा। सपोज कीजिए आपने क्या काम किया है, आपने एक बीकर लिया है, क्या लिया है, एक बीकर लिया है, सही है जी। इसमें आपने क्या काम किया है, बीकर में आपने क्या काम किया जी, आपने इसमें 2 लीटर पानी ले लिया। कितना ले लिया, 2 लीटर पानी ले लिया। और इस 2 लीटर पानी में आपने सिर्फ कितना, 200 ग्राम, कितना, 200 ग्राम सिर्फ चीनी डाल दी। क्या डाल दी, 200 ग्राम चीनी डाली है। 2 लीटर पानी में आपने क्या काम किया है, 200 ग्राम कुल क्या डाला है, चीनी डाली है। तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, और चीनी की क्या है, कम है, बहुत कम है, सही है। तो इसलिए क्या होगा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, बोले तो तनु विलयन, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। घर पर आप नींबू पानी बनाकर देते हो तो क्या होता है, तनु विलयन ही तो होता है। वो गाढ़ा थोड़ी नहीं है कि ले चीनी की चीनी घोट के दे दी। ऐसा होगा क्या, पीने के बिना फेंक के और मारेगा, पता नहीं कहां से सरबत्ती उठा के लिए, है या नहीं है। तो तनु विलयन किसे कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे जिसमें विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की ज्यादा होती है। इसलिए हम बोल रहे हैं पतला है। लैब में आप गए होगे तो लैब में आपको एक बोतल मिलती है, क्या, बोतल मिलती है, और बोतल पे क्या होता है, इस टाइप से बोतल होंगी, ठीक है, ये तो बन गया जैसे भी है, और उस पर लिखा होता है आपका डाइल्यूट, ठीक है ना, डाइल्यूट H2SO4, या फिर क्या लिखा होता है, डाइल्यूट आपका HCl, कुछ भी ऐसे लिखा है। तो डाइल्यूट का मतलब है उसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है ना, और H2SO4 की क्वांटिटी कम है। तो अगर उसको क्या काम होता है, अगर वो आपके स्किन पर डल भी जाता है तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्वांटिटी जो रहती है लैब में, वो पानी की, उसमें क्या मिला दिया जाता है, पानी H2SO4 में ज्यादा मिला दिया जाता है। और आप लैब में जो यूज करते हो, जितने भी आप 12th क्लास के बच्चे हो, सारा का सारा डाइल्यूट सॉल्यूशन का यूज करते हो, मतलब डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, क्योंकि पता है जो बच्चे होते हैं एक नंबर के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा शैतान होते हैं। और वो क्या काम करते हैं, किसी के ऊपर इधर को डालने के बाद में क्या काम होता है, जला जाए, एक दूसरे को जला देंगे। इसी वजह से लैब में क्या रखा जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा जाता है, ना कि कंसंट्रेटेड। अगर कंसंट्रेटेड रख दिया तो बहुत विकट प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसीलिए ध्यान रखना। तो डाइल्यूट समझ में आ गया। तनु विलयन क्या होगा, जो पतला होगा, मतलब जिसमें विलय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। जैसे मैंने एग्जांपल निकाली, जैसे 2 लीटर पानी में आपने 200 ग्राम कुल क्या मिलाया है, चीनी मिलाया है। तो चीनी की क्वांटिटी कम है और पानी की ज्यादा है, तो पतला सॉल्यूशन होगा ये, यानी। अब आ जाते हैं जरा हम कौन से पे, सांद्र विलयन। किस पर, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन बोले तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसमें जस्ट तनु विलयन का अपोजिट होता है, सही है। तो क्या कहेंगे हम, सांद्र विलयन किसे कहेंगे, सांद्र विलयन में सपोज कीजिए जिसमें क्या होगा, जो विलय है, विलय की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना, और जो विलायक है उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, है ना। वो होगा आपका सांद्र विलयन। सांद्रता का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, क्या होता है, सही है, गाढ़ा, समझ गए। कैसे, मतलब आपने रसगुल्ला सभी ने खाया है ना, रसगुल्ले तो खाया, जलेबी भी खाई। तो जब, अरे देखो मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है जैसे रसगुल्ले का रस हो गया। अब रसगुल्ले के रस को बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, चीनी की क्वांटिटी ज्यादा डाली जाती है और पानी कम डाला जाता है या नहीं है। तभी तो रसगुल्ले क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अगर सपोज कीजिए चीनी की मात्रा क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, और पानी की क्या कर दी जाए, ज्यादा कर दी जाए, तो मीठे होंगे, उसमें घुलोर जाएंगे, मीठे होने लगेंगे, है ना। तो इसीलिए क्या काम किया जाता है, रसगुल्ले का रस या जलेबी का रस बनाने के लिए क्या किया जाता है, चीनी की मात्रा ज्यादा डाली जाती है और पानी की कम। अब मेरे को बताओ, चीनी का जो सपोज कीजिए जो रसगुल्ले का रस होता है वो गाढ़ा होता है, पतला होता है, गाढ़ा होता है। क्यों गाढ़ा होता है, क्योंकि उसमें विलय की मात्रा यानी चीनी की मात्रा ज्यादा होगी और पानी कम होगा। तो आई होप आपको सांद्र विलयन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। सांद्र विलयन क्या होता है, विलय की मात्रा ज्यादा होती है और विलायक की कम, यानी चीनी की मात्रा ज्यादा होगी और पानी की कम होगी। अगर सपोज कीजिए लैब में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा हुआ है, क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा हुआ, उससे तो छेड़खानी करना ही मत, समझ गए। कंसंट्रेटेड H2SO4, HCl, HNO3 ये अगर रखे हुए कंसंट्रेटेड किसी पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम है और टोटली क्या है वो H2SO4। अगर वो स्किन पर किसी पर डल गया तो वहां से बर्न कर देगा। इसलिए कंसंट्रेटेड चीजों से तो लैब में दूर ही रहा करो। अगर आपको प्रैक्टिकल करने हैं
तो किसके, टीचर की निगरानी में करनी है, ठीक है ना, टीचर हो तभी उसको छूना है, अदरवाइज उसको अगर कैसी भी टूट टाट गया ना, अगर तुम्हारी स्किन पर कहीं पर डल गया तो समझ लो बर्न कर देगा वो, इतने खतरनाक केमिकल्स भी होते हैं, समझ गए जी। हाँ, इसके बाद तीसरा आ जाता है आपका संतृप्त विलयन। कौन सा आ जाता है, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, सपोज कीजिए बताता हूं संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन वो विलयन होता है कि एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें जो विलय पदार्थ है विलायक में घुलना बंद हो जाए, ठीक है, जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाए, वो होता है आपका संतृप्त विलयन, बोले तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज कीजिए आपने क्या लिया है, एक बीकर में क्या काम किया है, पानी लिया है, क्या लिया है, एक बीकर में आपने पानी लिया है, सही है जी, ये वाटर हो गया, सही है, इसको आप क्या काम कर रहे हो, हीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, और साथ के साथ में क्या भी डालते जा रहे हो, ये सॉरी चीनी भी डालते जा रहे हो, क्या डालते जा रहे हो, शुगर, चीनी भी डालते जा रहे हो, उसमें गर्म हो रहा है, चीनी क्या होगी, चला रहे हो आप इसको, इस सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, चला रहे हो, गर्म कर रहे हो, चला रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा, चीनी इसमें घुलती रहेगी, घुलती रहेगी, घुलती रहेगी, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जो चीनी है वो क्या हो जाएगी, पानी में घुलनी बंद हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो विलय है विलय की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगी, समझ में आई बात नहीं, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक ऐसी अवस्था पे विलयन जिसमें क्या होता है, विलय जो होता है यानी जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में यानी विलायक में घुलना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं हम संतृप्त विलयन। समझ में आ गई बात, तीनों टर्म समझ में आ गए क्या होते हैं क्या नहीं, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, चलो जी, चलना कहीं नहीं है, बस यहाँ पे पढ़ना है, कहाँ चलना है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। जो विलयन का जो सांद्रण होते हैं मतलब सांद्रता होती है उनको हम किस किस टर्म में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो मेन है सिर्फ उनको ही पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं तो बहुत सारी हैं, बट हमें जो मेन चीजें हैं उनको ही पढ़ना है, ठीक है। सपोज पहला है आपका भार प्रतिशत, क्या है, भार प्रतिशत, ये भी इतना नहीं आता है, ठीक है। दूसरा आपका विलयन की पीपीएम में सांद्रता, और तीसरा है आपका मोलरता, चौथा है आपका मोललता, ठीक है ना, और पांचवा है आपका मोल प्रभाज या फिर मोल अंश भी कहते हैं। तो भार प्रतिशत किसे कहते हैं भाई, भार प्रतिशत बोलते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पर आ जाओ जल्दी से, जैसे आपके पास में विलयन है, क्या है, विलयन के, अब प्रतिशत बोल रहा है तो विलयन कितना होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए। सपोज कीजिए 100 ग्राम आपके पास में विलयन है, उसमें कितना आपका सपोज कीजिए विलय, और दो चीज होती है, विलय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। तो हमें यहाँ पर विलायक से कुछ लेना देना नहीं है, तो 100 ग्राम विलयन में क्या, 100 ग्राम विलयन में जितने भी विलय की मात्रा उपस्थित होगी उसी को क्या बोलेंगे हम, बोलो, भार प्रतिशत। बहुत इजी है, तो भार प्रतिशत W/W, यानी अगर हमें भार प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, भार प्रतिशत होता है आपका विलय का भार, क्या है, विलय का भार, ठीक है ना, अपॉन विलयन का भार, क्या होता है, विलयन का भार, ठीक है ना, और इनटू में आपको क्या करना है, 100 करना है। प्रतिशत दिया हुआ है तो प्रतिशत में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए मैं अभी आपको बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने अभी बोला 50 ग्राम विलयन में, मैं ऐसे बोल रहा हूं 50 ग्राम विलयन में 2 ग्राम विलय उपस्थित है, तो उसका क्या निकालिए, भार प्रतिशत निकालिए। क्या बोला मैंने, 50 ग्राम विलयन में 2 ग्राम विलय उपस्थित है, उसका क्या निकालिए, भार प्रतिशत निकालिए। तो कैसे निकालोगे आप, विलय का भार कितना है, 2 अपॉन विलयन का भार कितना है, 50 ग्राम, और इंटू क्या कर दोगे, 100, 50 दूनी 100, तो कितना आ गया, 4%। तो कितना होगा इसका भार, 4%। ऐसे आप क्या काम कर सकते हो, किसी भी विलयन का आप क्या निकाल सकते हो, भार प्रतिशत निकाल सकते हो। कभी कभी वो विलयन का ना देकर क्या काम कर देता है, कभी कभी वो विलय और विलायक का दे देता है। जैसे सपोज कीजिए मतलब कि क्या दिया आपका 20 ग्राम विलय बोल देगा वो, 20 ग्राम विलायक में कितना, 2 ग्राम विलय उपस्थित है। क्या बोल दिया उसने, 20 ग्राम विलायक में कितना, 2 ग्राम विलय उपस्थित है, तो उसका भार प्रतिशत निकालिए। तो सबसे पहले विलायक जो आपका विलयन है, विलयन निकालोगे ना, तो विलयन टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 20 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 22 आ गया। तो अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले विलय का भार कितना है, 2 अपॉन विलयन का भार कितना दे रखा है, 22, इंटू क्या कर दोगे, 100। कैलकुलेशन कर दो आप इसका, कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं, ऐसे आप क्या काम कर सकते हो,
भार प्रतिशत निकाल सकते हो। ये आपका एग्जाम में नहीं आता है इतना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी विलियन की पीपीएम में सांद्रता। क्या है? विलियन की पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम क्या है भाई? यहाँ पर पीपी है, कौन सी पीपी? हाँ, पीपीएम बोले तो पार्ट्स पर मिलियन। क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, यानी बहुत छोटी यूनिट है ना। क्या है? विलियन जो है आपका मतलब जो आपके इसमें उपस्थित होंगी, जो भी आपके विलय हैं वो उपस्थित होंगे, बहुत छोटी यूनिट के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर मान के चलिए आपके पास में क्या है, आपके पास में सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में बहुत छोटी क्वांटिटी विलीन है, किसकी? विलय की, यानी विलय की बहुत छोटी क्वांटिटी घुली हुई है किसमें? विलियन में। तो आप पीपीएम में उसकी सांद्रता ज्ञात करते हो। मान के चलिए विलियन बनाने के लिए आपने क्या काम किया है, जो विलायक है उसकी ज्यादा क्वांटिटी ले ली है और जो विलियन है यानी जो विलय है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे? विलियन की पीपीएम में सांद्रता का यूज करोगे। पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहा, मिलियन में बात पहुंच रही है, समझ में आई बात या नहीं है? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कोई भी आपका विलियन है, विलियन में 10 लाख में, क्या बोला? मिलियन की बात कर रहा है, तो मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख में तो भाग होता है, क्या होता है? हाँ, तो विलियन के 10 लाख ml में घुले ग्रामों की संख्या, क्या बोलेंगे? विलय के ग्रामों की संख्या को ही क्या बोलेंगे हम? विलियन की पीपीएम में सांद्रता। क्या बोला मैंने? आपके पास में विलियन है, क्या है? विलियन, और इसका विलियन में क्या होते हैं? विलय होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? विलायक होता है। तो क्या बोला मैंने? विलियन के 10 लाख में 10 की पावर 6, 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6, 10 लाख ml में घुले विलय के ग्रामों की संख्या, विलय में ग्रामों की संख्या, समझ में? तो क्या बोला? विलियन के 10 लाख ml में घुले विलय के ग्रामों की संख्या को ही क्या बोलोगे आप? विलियन की पीपीएम में सांद्रता, ठीक है ना। यानी बहुत कम क्वांटिटी आपकी विलय की दे रखी है, तो उसकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? विलियन की पीपीएम में सांद्रता का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला हो जाएगा विलियन के पीपीएम की सांद्रता बराबर हो जाएगा आपका, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका विलय का भार। क्या हो जाएगा? विलय का भार अपॉन विलियन का आयतन। ml में लिया है, क्या लिया यहाँ पर? ml में, विलियन का आयतन, और आयतन, और कितना भाग बोल रहा है? 10 लाखवां भाग, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6। तो विलियन की पीपीएम में सांद्रता निकालने के लिए आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। तो विलियन की पीपीएम में सांद्रता बराबर कितनी होती है? विलय का भार, जो विलय का भार दिया होगा, अपॉन विलियन का आयतन, और वो भी कौन सा भाग होना चाहिए? 10 लाखवां भाग होना चाहिए। समझ में बात या नहीं है? ml में दिया होगा तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो? विलियन की पीपीएम में सांद्रता। समझ में बात ये नहीं? तो कैसे निकालोगे? विलियन के 10 लाख ml में घुले विलय के ग्रामों की संख्या या विलय के भार क्या कहलाएगा आपका? विलियन की पीपीएम में सांद्रता। समझ में आई बात ये नहीं? अगला है आपका मोलरता। क्या है? मोलरता। मोलरता को किससे डिनोट करते हैं हम? एम से, कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। तो मोलरता कैसे निकालते हैं भाई? मोलरता क्या होता है? आ जाओ जरा देखो। ये हो गया आपका विलियन, और दो चीज होती है, कौन कौन सी? एक तो विलय होता है और दूसरा क्या होता है? विलायक। अरे ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? जो विलियन होता है, यहाँ पर जो मोलरता है, मोलरता में यहाँ पर विलियन और विलय का लेना देना होता है, विलायक का कोई लेना देना नहीं होता। तो क्या बोलोगे आप? जो विलियन होता है, विलियन के 1 लीटर, क्या बोला? विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, समझ में आई बात ये नहीं है? क्या बोला? विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही क्या बोलेंगे हम? विलियन की मोलरता। समझ में आई बात ये नहीं? क्या बोला? विलियन आपके पास में 1 लीटर है, उस 1 लीटर में आपने जितने भी विलय डाले हैं, उस विलय के मोलों की संख्या, जितने उसमें विलय डाला आपने, उसमें क्या होंगे? मोल्स होंगे। उन मोलों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? विलियन की मोलरता। समझ में आई बात ये नहीं है? कैसे निकालोगे इसको? निकालने के लिए, विलियन की मोलरता को निकालने के लिए m बराबर क्या होता है आपका? चल भी रहा है। तो m बराबर क्या होगा आपका? विलय के, हाँ, विलय के मोलों की संख्या। क्या है?
विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये होगा जी। आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। सपोज करो अगर आयतन क्या नहीं है, बोलो, अगर लीटर में नहीं है तब तो विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, सही है जी। और अगर ml में दे रखा है, किस में दे रखा है? ml में, तो क्या करोगे आप? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ज्यादातर मोस्ट ऑफ दिस जो आयतन दिया होता है वो किस में दिया होता है? ml में दिया होता है, सही है जी। अब आप कहोगे कि ये तो सही है, ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? बोलो, विलय के मोलों की, विलय के मोलों की संख्या बराबर कैसे निकालते हैं? विलय का भार, क्या लिखोगे? विलय का भार अपॉन, हाँ, विलय का अणुभार, सही है जी। जैसे मान के चलो मैंने आपको बोला 20 ग्राम, ठीक है ना, NaCl, क्या बोला? 20 ग्राम NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। अब 20 ग्राम है तो विलय का भार कितना दे रखा है? 20 ग्राम अपॉन विलय का अणुभार, अणुभार कैसे निकालोगे? NaCl, NaCl का अणुभार कैसे निकालोगे जी? बोलो, NaCl का अणुभार बोलोगे, Na का एटॉमिक मास यानी परमाणु भार कितना होता है? Na का 23 प्लस के Cl का कितना होता है? 35.5, इसको ऐड कर दोगे कितना आएगा? 58.5, तो ये इसका अणुभार आ गया, मोलर मास आ गया। तो यहाँ कितने से डिवाइड कर दोगे? 58.8, इस प्रकार से आप अणुभार निकाल दोगे, हैं? अच्छा, सही है जी, 58.5 आ गया। समझ में आई बात? ये नहीं तो ऐसे आप अणुभार निकाल दोगे। तो यहाँ पर बस इस वाले फॉर्मूले में रख दोगे आप, तो फॉर्मूला टोटल क्या बन जाएगा बताना जरा? M इक्वल टू कितना बन जाएगा? विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? भार, भार को किससे डिनोट करते हैं? W से, अपॉन अणुभार को M से। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ W अपॉन M इंटू विलयन का आयतन कितना है? V, इंटू कितना आ जाएगा? 1000, सही है जी। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? बोलो, मोलरता का। किसका? मोलरता का। W अपॉन M इंटू V इंटू 1000, समझ गए? तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो? विलयन की मोलरता। डेफिनेशन क्या बताई थी? 1 लीटर विलयन में, विलयन के आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता। विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? विलयन का भार अपॉन अणुभार, जो आपका विलय है, विलय का भार अपॉन अणुभार। भार को डिनोट करते हैं W से और अणुभार को M से। तो फॉर्मूला में रख दो, M बराबर कितना हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या W अपॉन M, W अपॉन M इंटू आयतन क्या था? V इंटू 1000, सही है जी। तो ये हो गया आपका विलय की मोलरता, जो विलयन है, विलयन की मोलरता। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? तो ऐसे आप लिखा। अगला जो टॉपिक आता है आपका वो आता है मोललता। क्या आता है? मोललता। बोले तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। तो मोललता क्या होता है समझो जरा। विलयन है आपके पास में, क्या है? विलयन। विलयन में दो ही चीज होती है, कौन कौन सी? विलय और विलायक। क्या होते हैं? विलय और विलायक, दो चीज होते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा? यहाँ पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें विलय और विलायक से लेना देना है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी मोललता की? कि 1 किलोग्राम, क्या? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, क्या बोला मैंने? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को ही क्या बोलोगे आप? हाँ, मोलैरिटी, मोलैरिटी है ना, ठीक है। चलो, तो समझ में आई बात या नहीं है? जो मोलरता था उसमें विलयन और विलय लेना देना था, ठीक है ना। वहां पर विलयन का आयतन ले रहे थे और विलय के मोलों की संख्या ले रहे थे। लेकिन जो मोललता है, मोललता में क्या ले रहे हैं हम? विलायक ले रहे हैं। और विलायक के कितना? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही आप क्या बोलोगे? विलयन की मोललता। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? बोलो जल्दी से मोललता का। तो ये हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या, संख्या अपॉन क्या? हाँ, विलायक का भार या द्रव्यमान, विलायक का भार।
ठीक है ना, और इंटू कितना आ जाए, सॉरी, और ये किस में आना चाहिए, केजी में, किस में आना चाहिए, केजी में। और अगर केजी में नहीं दिया है, बोलो ग्राम में दिया हुआ तो क्या आ जाएगा, बोलो विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, ठीक है जी। और अगर ये किस में दिया है, ग्राम में दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका भाई, बताओ। विलय के मोलों की संख्या भी बताई थी, कैसे निकालते हैं, W अपॉन M, भार बटे अणुभार इंटू विलायक का भार है, क्या है, विलायक का भार, कितना आ जाएगा, कैपिटल W, कितना आ जाएगा, कैपिटल W इंटू कितना आ जाएगा, 1000। ये किसकी वैल्यू आ गई, स्मॉल m, यानी मोललता की वैल्यू। आप इसके वाले फॉर्मूला का यूज करके क्या कर सकते हो, मोललता निकाल सकते हो, समझ गए। मोललता क्या होता है भाई, विलायक के 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही क्या बोलते हैं हम, इनकी मोललता। फॉर्मूला क्या बनेगा, मोललता का विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार। किलोग्राम में होना चाहिए, अगर किलोग्राम में नहीं है, ग्राम में दे रखा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। विलय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार इंटू विलायक का भार कैपिटल W, स्मॉल w कैपिटल W इंटू 1000, ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मोल प्रभाज, क्या है, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल प्रभाज देखो, जो आपका विलयन होता है, क्या है, विलयन, विलयन में क्या उपस्थित होता है, विलय और विलायक, ठीक है जी। तो हम क्या काम कर सकते हैं, मोल प्रभाज विलय का भी निकाल सकते हैं और विलायक का भी निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने, मोल प्रभाज हम विलय का भी निकाल सकते हैं और विलायक का भी, यानी मोल फ्रैक्शन जो है आपका विलय के भी निकाल सकते हो, विलय का भी निकाल सकते हो। तो मोल प्रभाज क्या होगा, जो विलयन है, विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या, क्या बोला मैंने, जो विलयन है, विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलय और विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं हम, विलयन का मोल अंश, सही है। क्या बोला, दोबारा से सुनो, विलयन में उपस्थित विलय, देखो हम क्या काम कर सकते हैं, विलय का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं और विलायक का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो क्या बोलोगे, विलयन में उपस्थित विलय या क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि विलय का भी निकाल सकते हो आप, विलायक का भी। तो विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे हम, मोल प्रभाज या मोल अंश, सही है। तो अगर सपोज करो मेरे को क्या काम करना है, विलय का मोल प्रभाज निकालना है, क्या निकालना है, विलय का मोल प्रभाज, ठीक है जी। तो विलय का मोल प्रभाज बराबर क्या आएगा, विलय के मोलों की संख्या, क्या आएगा, विलय के मोलों, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, विलय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, कुल कितने इसमें अवयव थे, विलय और विलायक, तो लिख सकते हो आप विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, यही तो है कुल मोलों की संख्या। और कुल मोल कितने थे, विलय और विलायक ही थे। अगर तुम्हें विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो कैसे निकालोगे, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। और अगर तुम्हें क्या निकालना है, विलायक का निकालना है, क्या निकालना है, विलायक का मोल प्रभाज निकालना है। तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर कैसे निकालोगे, बताओ, ऊपर आ जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, क्या आ जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, अपॉन विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। ऐसे आप क्या कर सकते हो, बोलो, मोल प्रभाज निकाल सकते हो। सपोज कीजिए जो विलय का मोल प्रभाज है उसको हमने क्या माना है, Chi1 माना है, ठीक है, और इसको क्या माना है, Chi2 माना है, ठीक है जी। और हमने क्या माना है, जो विलय के मोलों की संख्या है, विलय क्या है, विलय के मोलों की जो संख्या है उसको हमने क्या माना है, स्मॉल n माना है, और जो विलायक है, विलायक के मोलों की संख्या हमने उसको कैपिटल N माना है,
तब इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमें विलय के मोलों के प्रभाज्य निकालना तो क्या निकालेंगे, काई1 बराबर कितना हो जाएगा अपना, विलय के मोलों की संख्या, विलय कितना था स्मॉल n अपॉन विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या क्या माना है कैपिटल N। तो ऐसे आप निकाल सकते हो किसके, विलय के मोलों की संख्या को। अगर विलायक क्या माना था हमने, काई2 माना था, तो काई2 बराबर कितना होता है, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक तो क्या माना था कैपिटल N अपॉन विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N प्लस के विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n। इस प्रकार से आप क्या काम कर सकते हो, मोल प्रभाज्य निकाल सकते हो किसी भी सॉल्यूशन का। ठीक है, चलो तो ये आपका पूरा पोर्शन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।